इसमें क्या होता है कि जो है ना लिप्स और बकल कैविटी के जो मसल्स हैं उनकी कोरियाटिक मूवमेंट्स होती है, कोरियाटिक इनवॉलंटरी और अनप्रेडिक्टेबल वगैरह मूवमेंट्स होती हैं, ठीक है। अब जो है ना टार्डिव डिस्काइनेसिया मोस्टली ऐसा होता है कि जो है जब सेवरल ईयर्स तक यूज़ करें ना बंदा तब को होता है, लेकिन 6 मंथ तक भी हो जाता है। अब इसमें एंटी मस्कैनिक ड्रग्स जो है ना टार्डिव डिस्काइनेसिया में नहीं देनी होती हैं, क्योंकि नॉर्मली एक्स्ट्रापिरामिडल साइड इफेक्ट्स को कम कर रही होती है एंटी मस्कैनिक्स, लेकिन टार्डिव डिस्काइनेसिया को प्रेसिपिटेट करती हैं। और इसमें ट्रीटमेंट के लिए क्या है, ड्यूटेराबेनाजिन, वेलबेनाजिन हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा क्लोजापिन भी दे सकते हैं, और जो है ना लेकिन जो है ना एंटी मस्कैनिक्स नहीं देनी, जो है ना। इसके एक और इसका रीज़न बताई हुई टार्डिव डिस्काइनेसिया की क्या ना, एक तो ये है कि टॉक्सिक इफेक्ट है ना एंटीसाइकोटिक्स की वजह से। दोस्तों ये कह रहे हैं कि जो ना डोपामिन सेंसिटाइजेशन की वजह से भी होती है। जब डोपामिन की सेंसिटाइजेशन होती है ना डोपामिन रिसेप्टर की, तो उसमें क्या होता है कि जो है ना जब बार बार हम देंगे उस पर रिसेप्टर पे जाकर ड्रग एक्ट करेगी, तो वो डोपामिन रिसेप्टर रिफ्रैक्टरी हो जाएंगे, वो डोपामिन को रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। तो इस वजह से क्या है कि हम डोज बढ़ाने से हम ऐसा कर सकते हैं, न्यूरोलेप्टिक डोजेज हम बढ़ा दें तब भी इसको टेम्परेरीली एमेलियोरेट कर सकते हैं। ऑटोनॉमिक इफेक्ट्स मैंने बताया था कि थायोरिडाजीन की वजह से ज़्यादा होते हैं, और जो है ना इसमें अल्फा इफेक्ट्स होंगे, मस्कैरिनिक इफेक्ट्स होंगे। सबसे कम हेलोपेरिडोल की वजह से होते हैं। हेलोपेरिडोल की वजह से कम क्यों होते हैं, क्योंकि हेलोपेरिडोल सिर्फ जो है ना D2 रिसेप्टर पे एक्ट करती है, और ज़्यादा इफेक्ट इसका इस पर होते हैं। एट्रोपिन लाइक इफेक्ट्स होंगे, लाइक ड्राई माउथ, कॉन्स्टिपेशन, यूरिन रिटेंशन वगैरह होंगे थायरोइडाजीन और फेनोटाइजिन की वजह से। इसके अलावा जो है ना पोस्टर हाइपोटेंशियल अल्फा ब्लॉकेज की वजह से होगी, और इजैकुलेशन में मसला होगा, क्योंकि इजैकुलेशन मेनली सिंपैथिक सिस्टम कंट्रोल कर रहा होता है। तो अल्फा ब्लॉकेड हो गया तो इजैकुलेशन प्रिवेंट वो फेलियर हो जाएगा इजैकुलेशन का, ठीक है। और जो ये एटिपिकल ड्रग्स हैं, ये भी क्लोजापिन, जिप्रासोडियन वगैरह, ये भी अल्फा रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती हैं, ये भी ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन वगैरह कराती हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो है ना इसमें एंडोक्राइन डिसऑर्डर मैंने बताया था। एंडोक्राइन डिसऑर्डर में हाइपरप्रोलैक्टिनिमिया, गायनिकोमेस्टिया और एमेनोरिया वगैरह, मेंसेस वगैरह नहीं होते, और गैलेक्टोरिया हो गया। गायनिकोमेस्टिया मेल्स में जो है ना ब्रेस्ट के में हमने पढ़ा हुआ है सारा कुछ। और इनफर्टिलिटी ये D2 रिसेप्टर ब्लॉकेज की वजह से होते हैं, ओल्डर एंटीसाइकोटिक्स की वजह से। इसके अलावा हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया है, रिस्पेरिडोन के साथ ज़्यादा होता है। रिस्पेरिडोन के साथ हमने यहाँ पे पढ़ी थी एलिवेटेड प्रोलैक्टिनीमिया, ज़्यादातर जो है ना इसकी वजह से होता है। D2 रिसेप्टर ओल्डर एंटीसाइकोटिक्स का ये साइड इफेक्ट है। और जो वेट गेन और हाइपरग्लाइसीमिया है वो किसकी वजह से हो रहा है, न्यू ड्रग्स की वजह से, क्लोजापिन, ओलेंजापाइन वगैरह, ठीक है। इसके अलावा एपिप्राजोल है, जिप्रासिडोन है, इनका जो है ना हाइपरग्लाइसीमिया वगैरह वेट गेन इनका नहीं होता है। क्लोजापिन, ओलेंजापाइन वगैरह का है। न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम क्या होता है, वो पेशेंट जो एंटीसाइकोटिक इफेक्ट जो होता है ना एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट होता है एंटीसाइकोटिक ड्रग से, उसके लिए सेंसिटिव होते हैं, उनमें न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम हो जाता है। इसमें ना बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है, हाइपरपैरेक्सिया होता है, और स्वेटिंग नहीं हो सकती पेशेंट की, मसल रिजिडिटी हो जाती है, मतलब ये एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट आएंगे, ऑटोनॉमिक इंस्टेबिलिटी वगैरह। तो इसमें फिर क्या है, फ़ौरन से डेंट्रोलिन देनी होती है, और डोपामिन एगोनिस्ट देते हैं हम, जो है ना डायज़ेपाम दे सकते हैं, लेकिन एमरजेंसी ट्रीटमेंट डेंट्रोलिन के साथ देना होता है। ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, इसकी वजह से डेथ भी हो जाती है, ठीक है, और बहुत जल्दी हो जाती है। सेडेशन जो ना मोस्टली फेनोथाइजीन्स की वजह से होती है, क्लोरप्रोमाजीन वगैरह, बाकियों के साथ इतनी नहीं होती है। अपिप्राजोल वगैरह उसकी लिस्ट है सबसे कम में। अपिप्राजोल की जो है ना सेकंड जनरेशन में सबसे कम है, और फ्लूफेनाजीन और हेलियोपेरिडोल की जो है ना ओल्डर में से सबसे कम सेडेटिंग इफेक्ट है। सबसे ज़्यादा किसका है, फेनोथाइजीन का। मिसलेनियस टॉक्सिसिटी में क्या है, विजुअल इंपेरेटन है थायोरिडाजीन की वजह से, ठीक है, जब हाई डोजेज में देंगे। इसके अलावा जो क्विटापिन है और जिप्रासिडोन है, क्यूटी प्रोलॉन्गेशन करा देती हैं, और क्लोजापिन जो है ना एक ग्रेनुलोसाइटोसिस, ठीक है। और इसके बाद जो है ओवरडोज टॉक्सिसिटी है, ओवरडोज टॉक्सिसिटी में थायरोइडाजोन जो है ना वो जो कार्डियक हमारी वो है कंडक्शन है उसको इनिबिट करती है, उसको जो है ना वेंट्रिकुलर एरिथमिया वगैरह कॉज करा देती है, और ना कार्डियो टॉक्सिसिटी कराती है। बाकी सब की जो है ना पॉइजनिंग ओवरडोजेज की वजह से कम है, सिर्फ थायरोइडाजोन की ज़्यादा। अब थायरोइडाजोन के हमने क्या पढ़ा, इसको तो एक कार्डियो टॉक्सिसिटी करा रही है, इसके अलावा विजुअल इम्पेयरमेंट हमने करी इसकी, और इसका जो है ना वो हमने देखा कि इसका एंटीमेटिक एक्शन भी नहीं है, ठीक है। और एक और भी था यहाँ पे, शायद नहीं था, बस यही थे, ठीक है। अब जो है ना बाकी जो जैसे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उनको हम ट्रीट कर, जैसे हाइपोटेंशन है उसमें फ्लूइड रिप्लेस कर देंगे, उसको कन्वर्स से सीजर्स वगैरह ज़्यादा हो रहे हैं तो एंटी सीजर्स देंगे, जैसे डायज़ेपाम या फेनेटोइन वगैरह, ठीक है, ये दे सकते हैं। लेकिन जो कार्डियक टॉक्सिसिटी होती है ना थायरोइडाजीन की वजह से, वो जो है ना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है टू ट्रीट। अब जो है ना
लिथियम वगैरह आ गई। लिथियम एंड अदर ड्रग्स यूज इन द बाय। लिथियम जो है ना ओल्डर ड्रग है, इसको जो है ना मैनिक फेस के लिए ट्रीट करते हैं हम, मैनिक डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स के लिए। इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स में कुछ खास नहीं है, बस ये है कि जो है ना रैपिडली अब्जॉर्ब हो जाती है और ना गट से और ना फिर ब्रेन में जाएगी और उसकी जो है ना क्लियरेंस हो गई किडनीज़ के ज़रिए। और ये बात याद रखनी कि इसकी क्लियरेंस जो रीनल क्लियरेंस है वो 1/5 ऑफ द क्रेटीन है। और इसकी जो है ना एक्यूट सिम्टम्स के लिए जो इसकी वो डोजेज देते हैं हम एक्यूट सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए, थेरेप्यूटिक डोजेज होती है 0.8 to 1.2 मिलीग्राम्स पर लीटर होती है, और जो मेंटेनेंस के लिए देते हैं 0.4 to 0.7 मिलीग्राम्स पर लीटर होती है, ठीक है। और इसकी जो है ना प्लाज्मा में इसका लेवल जो है ना इसको वाटर इफेक्ट करता है, अगर डिहाइड्रेशन हो जाती है तो इसका लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा कुछ ड्रग्स हैं जैसे एनसेड्स हो गए, एस इनहिबिटर्स हो गए, थायराइड्स हो गए, ये क्या करती हैं इसको इसके साथ इंटरेक्ट करती है, उसके में इसका लेवल जो है ना ब्लड में बढ़ा देती हैं। इसके अलावा कैफीन या थियोफेलिन वगैरह इसका लेवल कम कर देती हैं। वो कैसे कम करती है, रीनल क्लियरेंस वगैरह बढ़ा देती है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका कोई खास नोन नहीं है, लेकिन मेन यही है कि जो फॉस्फेनोसिटाइड्स के जो इंटरमीडिएट्स होते हैं उसकी रीजनरेशन में इन द न्यूरोनल मेम्ब्रेन्स उसको जो है ना इनहिबिट कर दिया, जैसे IP2 हो गया, IP1 हो गया, इनोसिटोल फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल फॉस्फेटाइड, ठीक है, उसको जो है ना ये इनहिबिट करती है। तो क्या होता है कि जो है ना फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल फॉस्फेट PIP2 जो है ना ये इसकी जो है ना अमाउंट कम हो जाएगी, जिसकी वजह से IP3 और जो है ना डैक सिग्नलिंग कम हो जाती है, और फिर इसकी जो है ना इफेक्ट्स इसी वजह से होते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसका और ये भी है ग्लाइकोजन सिंथेस काइनेस 3 GSK3 को इनहिबिट करती है, जिसकी वजह से क्या होता है, इसके अलावा बीटा कैटिनिन को भी इनहिबिट करती है। इन दोनों ये भी मैसेंजर्स ही हैं, और PIP2 भी मैसेंजर है, इन दोनों को ब्लॉक कर देगी, जिसकी वजह से जो है ना वो इफ़ेक्ट वगैरह जो आना होगा वो नहीं आएगा। तो इस तरह लिथियम जो है ना जो मैनिक डिप्रेसिव जो वो होंगे ना उसको ट्रीट करेगी। क्लिनिकल यूजेस में है लिथियम कार्बोनेट जो है ना इसको बाइपोलर डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट के यूज़ करते हैं। अब इसको इनिशिएट करने में भी यूज़ करते हैं, मेंटेनेंस थेरेपी में यूज़ करते हैं। जब मेंटेनेंस थेरेपी में यूज़ करते हैं तो ये क्या फ्रीक्वेंसी और मैग्नीट्यूड ऑफ द मूड स्विंग्स को कम करेगी, ठीक है। और इसके अलावा जो इनिशिएशन करते हैं ना, जब ट्रीटमेंट हमने इनिशिएट करना हो तो एंटीसाइकोटिक भी साथ देते हैं, और जो है ना बेंजोडाइजेपिन्स भी साथ देते हैं, क्योंकि जो लिथियम है ये वैल्प्रोइक एसिड है, इनका जो ऑनसेट ऑफ एक्शन है वो लेट होता है, तो इस वजह से हम जो है ना वो बेंजो वगैरह साथ में देते हैं। ओलेंजापाइन कोटापाइन ये जो न्यूअर एंटीसाइकोटिक्स हैं इसको एक्यूट मैनिया में देते हैं, ठीक है। और जो है ना इसके अलावा जो ये है एंटी डिप्रेसेंट्स वगैरह हैं वो नॉर्मली अगर उनको देना एंटी डिप्रेसेंट तो वो क्या करती हैं कि बाइपोलर डिसऑर्डर्स को अगर अकेले देना एंटी डिप्रेसेंट तो जो बाइपोलर डिसऑर्डर्स उसको ना प्रेसिपिटेट करती हैं, ठीक है। इसलिए एंटी डिप्रेसेंट दे रहे हैं तो उसको भी मतलब लिथियम के साथ जो है ना देते हैं। अब इसके बाद टॉक्सिसिटी की बात करें तो इसमें जो है ना टॉक्सिसिटी में ट्रेमर है, उसको ज़्यादा ट्रेमर्स होंगे, सेडेशन बहुत ज़्यादा सोया पड़ा रहेगा, एयरटैक्स जो उसको चलना मुश्किल से होगा, एफेजिया होगा, इसके बाद थायराइड इलार्जमेंट होगी, ठीक है। और ना रिवर्सिबल नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडस होती है। इसके बाद एडीमा, इरप्शंस वगैरह, स्किन इरप्शन, एक्नी हो जाएगी, लीकोसाइटोसिस होगा, कॉन्जेंटल कार्डिक एनोमलीज होंगी, स्पेशली प्रेग्नेंट वुमेन में। इसको एब्सटेंस एनोमली भी कहते हैं, क्योंकि प्रेग्नेंट वुमेन के लिए ये ट्रेटोजेनिक है, उसमें जो है नहीं देने होते। और प्रेगनेंसी में ये जो है ना एबगर स्कोर्स को भी कम कर देती है। एबगर स्कोर्स ये होते हैं कि मतलब एक जो नर्सेज वगैरह डॉक्टर्स हैं वो एक स्कोरिंग सिस्टम यूज़ करते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है ना तो उसको 1 मिनट या 5 मिनट बाद ना उसका चेक करते हैं, और ना जो अगर एबगर स्कोर कम होना तो उसको इसका मतलब ये होता है कि जो बच्चा है ना उसको स्पेशल केयर की ज़रूरत है। तो इस वजह से जो है ना अगर जो है ना प्रेग्नेंट वुमेन यूज़ कर भी रही है तो 24 to 40 आवर्स और पहले जो है ना बिफोर डिलीवरी जो है ना वो उसकी जो है ना ख़त्म कर देनी होती है, मतलब वो विदहोल्ड कर देनी होती है, नहीं यूज़ करनी होती। अदर ड्रग्स में जो है ना वैल्प्रोइक एसिड है, वैल्प्रोइक एसिड को यूज़ करते हैं हम, जो ना फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग है एंटी सीजर ड्रग, जो कि इसको इधर यूज़ करते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर में। और ये है कि जो है ना इसके एंटी मैनिक एक्शंस हैं और इसमें कुछ खास नहीं लिखा हुआ। इसके बाद मैं समरी की जो है ना 10 वीडियो बना देती हूँ।